हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देयर इज अ सेइंग दैट योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। और अगर आपकी हेल्थ रियल वेल्थ है तो उसको प्रोटेक्ट करना भी आपकी जिम्मेवारी है। अब उसे प्रोटेक्ट करने के हैं दो तरीके। एक तो एक्सरसाइज करें और जंक को अवॉइड करें, दूसरा है बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। और आज का टॉपिक भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्यों खरीदना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस किन को खरीदना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप सबसे पहले जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस किन को लेना चाहिए। वैसे तो हेल्थ इंश्योरेंस सबको ही लेना चाहिए, लेकिन जो अल्ट्रा रिच हैं उन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती। हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत होती है लोअर मिडिल क्लास फैमिली को। क्यों? मान लीजिए आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो हॉस्पिटल का बिल अगर 5 से 10 लाख आएगा तो ये आपकी पूरी 1-2 साल की जो लाइफ की सेविंग्स हो सकती हैं या 3 साल की, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। उससे आपकी लाइफ में आ जाएगी अनसर्टेनिटी। आपको हो सकता है अपने एफडी तोड़नी पड़े, अपने म्यूचुअल फंड तोड़ने पड़े, अपनी एसआईपीज तोड़नी पड़े। उससे क्या होगा? उससे आएगा आपकी कंपाउंडिंग में बैड इम्पैक्ट। और कंपाउंडिंग है दुनिया का 8वां अजूबा। इसीलिए बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ही आता है कि कितना कवर सफिशिएंट होगा। अब आपको बता दूं कि ये कवर डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ऐसा कोई सेट गाइडलाइंस नहीं है कि आपके लिए इतना काफी होगा और उनके लिए इतना। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिविजुअल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कितना होगा, तो आपको बता दूं कि अगर कोई इंडिविजुअल माइनर है उसके लिए 3 से 4 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट है। वहीं अगर कोई अडल्ट है तो उसको एटलीस्ट 5 से 7 लाख का तो इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। अब देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं 2 टाइप के। एक होता है फैमिली फ्लोटर, दूसरा होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को समझाने की जरूरत नहीं है, वो इंडिविजुअल्स के लिए होता है। लेकिन फैमिली फ्लोटर में क्या होता है? फैमिली फ्लोटर में 2+2 अगर आपकी फैमिली है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। 2+2 से मेरा तात्पर्य यह है कि हस्बैंड वाइफ एंड देयर 2 किड्स। तो अगर है तो फैमिली फ्लोटर ले, और फैमिली फ्लोटर ले तो एटलीस्ट 5 से 7 लाख का ले, ताकि उसके अंदर आपकी सारी फैमिली कवर हो जाए। लेकिन मान लीजिए आप 2+2+2 है, विच मीन्स आपके पास हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे और आपके पेरेंट्स भी हैं, तो अपने पेरेंट्स को उस फैमिली फ्लोटर में इंक्लूड ना करें। अब जानते हैं मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो प्रीमियम जाएगा, जो ग्रुप में सबसे बड़ा होगा एज वाइज, उसके हिसाब से प्रीमियम जाएगा, उसका प्रीमियम होगा सबसे ज्यादा। तो अगर आपके पास पेरेंट्स हैं जिनकी एज 50, 55, 60 है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी आप उनके लिए इंडिविजुअल पॉलिसी लें। क्योंकि अगर आप उनको फैमिली फ्लोटर के अंदर ही इंक्लूड करेंगे तो आपकी पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये कोई चैरिटी नहीं कर रही है, ये बिजनेस रन कर रही है। और बिजनेस रन तभी हो सकता है लंबे टाइम तक जब वो सक्सेसफुल हो, प्रॉफिटेबल हो। इनको प्रॉफिटेबल कौन बनाता है? हम जैसे लोग। हम क्या करते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले जो एक फॉर्म भरा जाता है उसमें सब कुछ गलत गलत लिख देते हैं ताकि हमारा प्रीमियम कम आए। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा ना करें, इससे आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उन्हें डिस्क्लोज जरूर करें। अपनी एज सही बताएं, अपना एड्रेस सही डालें। अब लोग सोच रहे होंगे कि यार एड्रेस क्यों बोल रहे हैं। लोग रहते Tier 1 सिटीज में है, एड्रेस डाल देंगे Tier 3 सिटीज का ताकि प्रीमियम कम आ जाए। लेकिन जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे, उसका एड्रेस उस पॉलिसी के एड्रेस मैच नहीं होगा, तो आपको 20% अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो आप समझिए इस बात को, एड्रेस के साथ भी छेड़छाड़ ना करें। स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, टबैको चू करते हैं, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करें। अब चलिए जानते हैं कि पॉलिसी लेने से पहले हम और किन किन बातों का ध्यान दें। सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है रूम रेंट, और मैं वो आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए, जब तक मैं आपको और चीजों के बारे में बताता हूँ, पहला मैं ले लेता हूँ सब लिमिट। सब लिमिट क्या होता है? सब लिमिट एक ऐसी लिमिट होती है जो एक स्पेसिफिक बीमारी के साथ जुड़ी रहती है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिसी है जिसका सम एश्योर्ड है 5 लाख, लेकिन आपको कोई बीमारी लग जाती है और आपने ये वो पॉलिसी ले ली थी है जिसमें सब लिमिट लिखा हुआ है, और आपको एक बीमारी लगी हुई है वो है XYZ। आपकी उस बीमारी पे सब लिमिट लगी है उस पॉलिसी में 1.5 लाख की, और आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, लेकिन उसका बिल आता है 2 लाख। तो 1.5 लाख तो आपका पॉलिसी के थ्रू कवर हो जाएगा, लेकिन जो 50,000 बाकी है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो अगर
आपकी पॉलिसी में सब लिमिट नाम की कोई चीज़ है तो उसे अपने एजेंट से कंफर्म कर ले कि वो है क्या, किन किन बीमारियों पे है, हो सके तो उन पॉलिसी से दूर रहे। नेक्स्ट टॉपिक है कोपे। अब कोपे क्या होता है? कोपे मतलब होता है कि आधा आप दो आधा हम। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है और आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अब बिल आ गया आपका 2 लाख रुपए। 2 लाख में से 1 लाख कंपनी दे देगी और 1 लाख आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो कोपे लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। अब ये क्या है इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी लग गई है और उसका ऑपरेशन होना है। अब ऐसा तो नहीं कि बीमारी अचानक लग गई और ऑपरेशन तुरंत के तुरंत कर देंगे। ऑपरेशन करने से पहले बहुत सी आपको दवाइयाँ टेस्ट कराने होंगे। तो पॉलिसी लेते समय देख लीजिए कि आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो कि यूजुअली 30 to 60 to 90 डेज रहता है, देख लीजिए कि वो कितना कवर है। और वैसे ही पोस्ट, मान लीजिए आपकी बीमारी हुई, आपका ऑपरेशन हुआ, वैसा तो नहीं कि नेक्स्ट दिन से खेलने चले जाएंगे। उसके बाद भी आपके कुछ टेस्ट होंगे, उसके बाद भी आपकी कुछ दवाइयाँ चलेंगी। और देख लीजिए कि पोस्ट मेडिकल कवर आपको कितना मिलता है। यूजुअली जो मैंने पॉलिसी ले रखी है उसमें 90 डेज का प्री है और 120 डेज का पोस्ट है। जितना ये ज़्यादा होगा उतना हम लोग के लिए अच्छा है। अब एक और टर्म है हेल्थ इंश्योरेंस में, वो है टॉपअप एंड सुपर टॉपअप। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये टॉपअप्स हैं, विच मीन्स अगर आपकी पॉलिसी का जो भी कवर है वो खत्म हो जाता है तो ये दोनों टॉपअप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ए है, उसने ले रखा है टॉपअप, और पर्सन बी है, उसने ले रखा है सुपर टॉपअप। दोनों के पास जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 5-5 लाख का ही है। तो पर्सन ए हॉस्पिटलाइज हो जाता है और वो अपना जो कवर है वो एग्जॉस्ट कर देता है और उसके ऊपर से उसका बिल आता है 2 लाख रुपए। तो ऐसे में क्या होगा, जिसके पास टॉपअप है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो ट्रिगर हो जाएगा और पर्सन ए को अभी भी कुछ नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उसने टॉपअप प्लान ले रखा था। अब मान लीजिए वो पर्सन ए उसी साल फिर से बीमार पड़ जाता है, लेकिन इस बार उसका खर्चा 2 लाख और आ जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, जो पर्सन ए है वो अपना जो बेस लिमिट है वो तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुका है, प्लस उसका जो टॉपअप था वो भी ट्रिगर हो चुका है। अब जो वो 2 लाख रुपए का बिल आएगा वो ना उसके टॉपअप में कवर होगा ना वो उसके बेस प्लान में, तो वो 2 लाख रुपए उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अब चलते हैं पर्सन बी की तरफ। पर्सन बी का भी जो कवर है वो 5 लाख का है, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज होता है और उसका बिल आता है 7 लाख। तो उसका जो 5 लाख का कवर था वो हो गया एग्जॉस्ट। अब उसका भी ट्रिगर हो गया है सुपर टॉपअप। तो अब जो 2 लाख रुपए का बिल आया है वो उसके सुपर टॉपअप के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये पर्सन भी दोबारा हॉस्पिटलाइज हो जाता है सेम ही साल में और इसका बिल फिर से 2 लाख रुपए आ जाता है, तो इस बार भी इसका वो सुपर टॉपअप एक्टिवेट ही रहेगा और इसको इस बार भी कुछ नहीं देना पड़ेगा। और ये जो टॉपअप्स हैं, सुपर टॉपअप्स हैं, ये वो लोग ले रहे हैं जिनको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं और जिनको लगता है कि मेरे को मेडिकल कंडीशन हो सकती है इन फ्यूचर, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पढ़नी चाहिए पॉलिसी में, वो है वेटिंग पीरियड ऑफ स्लो ग्रोइंग डिजीजेस। अब ये क्या होता है? मैंने बोला ना ये बिजनेस है, तो आइए जानते हैं क्या है। अब IRDA ने 15 से 25 कुछ ऐसी बीमारी हैं जिनकी लिस्ट सभी पॉलिसी मेकर्स को दे दी है। ये एक स्टैंडर्ड है, आप कोई सी भी पॉलिसी ले, किसी भी कंपनी के लिए आपको ये मिल जाएंगी बीमारियां। अब इससे IRDA का तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य यह है कि अगर इन डिजीजों से आपको कोई और डिजीज होती है तो आपका क्लेम हो जाएगा रिजेक्ट, एंड दिस इज बिजनेस। तो ये एक बात देख लें, सेल्फ असेसमेंट करना इसमें बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डे केयर। डे केयर फैसिलिटी भी होना बहुत जरूरी है पॉलिसी में। अब आजकल डॉक्टर्स इतने वेल इक्विप्ड हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कई सारे ऑपरेशंस के लिए हमें रात भर हॉस्पिटल में नहीं रुकना पड़ता। 2-3 घंटे में वो पेशेंट को ऑपरेट करते हैं और डिस्चार्ज कर देते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी पॉलिसी में डे केयर की फैसिलिटी भी हो। अब मान लीजिए आपने पॉलिसी ले ली और 1 हफ्ते बाद आप चले गए क्लेम करने, तो ऐसे में आपका क्लेम हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि आप कोई भी पॉलिसी ले उसमें एटलीस्ट 30 डेज का तो वेटिंग पीरियड होता है। तो विद इन 30 डेज आप कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक और कैच करने वाली बात है, अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है
और वो बीमारियां आपकी मेरे ख्याल में 2 से 3 साल तक कवर नहीं होंगी। आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मैंने अपने मम्मी पापा का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था अलग से, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कुछ बीमारियां थी, अगर ये बीमारियां हो जाती हैं तो वो कवर नहीं होंगी, और उन बीमारियों का वेटिंग पीरियड था 3 साल। तो पॉलिसी लेने से पहले आप ये जरूर देखें कि प्री एग्जिस्टिंग जो आपको डिजीज हैं उनका वेटिंग पीरियड कितना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो आपको चेक करनी है, जैसे कि उसमें एम्बुलेंस का कवर है या नहीं है, और कवर है तो कितना कवर है। अगर आपने मान लिया किसी साल कोई क्लेम नहीं किया तो आपको क्या कुछ फ्री टेस्ट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। आप फ्री टेस्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपकी पॉलिसी का जो बेस कवर है वो बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे। ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने एजेंट से या पॉलिसी के थ्रू जरूर पढ़ें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, और वो है रूम रेंट। ये वो रूम रेंट नहीं है जो हम अपने लैंडलॉर्ड को देते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है रूम रेंट और क्या है इसका लोचा। चलो उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी पॉलिसी का कवर है 5 लाख। 5 लाख का 1% हो गया 5,000। 5,000 है आपका रूम रेंट और उस पर है कैप। आप कल को हॉस्पिटल हो जाते हैं एडमिट, वहां आपको 5,000 का रूम ना होके मिलता है 10,000 का। अब आप सोच रहे होंगे 10,000 का ही तो है, कुछ नहीं होता, 5,000 तो मेरी पॉलिसी में कवर है, 5,000 मैं दे दूंगा, और आपका इलाज का खर्चा 2.5 लाख। 5,000 मैं अपनी जेब से दे रहा था तो मुझे 2,45,000 का तो कवर मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कवर मिलेगा सिर्फ 1,25,000 का। अब ऐसा क्यों, बताता हूँ आपको। क्योंकि जो रूम रेंट होता है बहुत सारी पॉलिसीज में उसी के साथ आपका सारा का सारा हॉस्पिटल के खर्चे भी लिंक होते हैं, सच एज योर पीपीटी किट्स, इंजेक्शन, डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एक्सेट्रा। ऐसी पॉलिसी ले जहां रूम रेंट में कैप ना हो, और अगर कैप है तो वो रूम रेंट आपके बाकी के हॉस्पिटल के खर्चों के साथ लिंक ना हो। देखिए, इंडिया में ओवरऑल इन्फ्लेशन अराउंड 6 to 7% बढ़ता है सालाना, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है तो 14 से 15% बढ़ रही है पिछले 5 सालों से। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम्स हैं ये कम नहीं होंगी समय के साथ, ये बढ़ती ही रहेंगी। इसलिए आप इन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लें। ट्रस्टेड हाउसेस से लें एज अ सजेस्टेड। ट्रस्ट के नाम की 2 ही कंपनियां मेरे दिमाग में आती हैं, एक HDFC और दूसरी है टाटा। इस वीडियो को एक कोट के साथ एंड करना चाहूंगा। द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। और जो हम जर्नी पे चल रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम वाली, इस जर्नी के पहले 2 स्टेप ही होंगे आपका हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नॉलेज को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।